हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास फिफ्थ से हमारा थर्ड चैप्टर है वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक कवर नहीं हुआ था उसको कवर करेंगे। इससे पहले इसी टॉपिक की हम अपनी 2-3 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में देखा। अभी हमारे पास हमारे नेक्स्ट जो फर्दर पार्ट है बुक्स के अकॉर्डिंग वो हम अपनी इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो उससे पहले हम एक बार दोबारा से जो हमने पार्ट किया एक बार उसको रिव्यू उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। वेदर क्या होता है? वेदर इज़ द हावर टू हावर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो वेदर क्या होता है कि हर दिन की हर घंटे की जो एटमॉस्फेयर कंडीशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं। मतलब हर दिन हर घंटे हमारा मौसम चेंज होता रहता है। कभी बारिश आ रही है, कभी सर्दी हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, कभी टेम्परेचर ज़्यादा है, कभी कम है। तो ये सब किस में इंक्लूड होता है? वेदर में। और वेदर में ओनली हावर्स और डेज को इंक्लूड किया जाता है, मतलब घंटों को और दिनों को, और ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते को। क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे वेदर में हम बस ओनली घंटे, दिन और एक वीक को इंक्लूड करते हैं। अगर हम बात करें एक क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट में क्या होता है? क्लाइमेट में हम लंबे टाइम पीरियड को इंक्लूड करते हैं। मतलब उसमें हम दिन घंटे की बात नहीं करते, वहाँ पर हम सालों की बात करते हैं, ईयर्स की बात करते हैं। 20 साल, 30 साल, 40 साल, ऐसे हम अपने क्लाइमेट में इंक्लूड करते हैं। मतलब 20 साल में एक जगह पर कैसा मौसम रहता है, 30 साल में एक जगह की पर कैसा मौसम रहता है, कब वहाँ पर सर्दी होती है, कब गर्मी होती है, या हमेशा गर्मी होती है या हमेशा सर्दी होती है। तो ये जो होगा वो उस जगह का क्लाइमेट होगा। वेदर जो होगा वो हर दिन हर घंटे के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, लेकिन क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए ठीक रहे, एक बिल्कुल इक्वल रहेगा कि अगर वहाँ पर सर्दी है तो सर्दी होगी उस टाइम, अगर गर्मी है तो गर्मी ही होगी। ओके। क्लाइमेट हमें अलग अलग सीजन के बारे में बताता है, जैसे समर, रेनी, विंटर। ओके। और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हर जगह के प्लांट्स, एनिमल्स, पीपल, फूड, क्लोथ, हर चीज़ चेंज हो जाती है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही। उसके बाद हमने देखा था क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने टेम्परेचर को देखा कि जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ पर हॉट क्लाइमेट होगा, और जहाँ पर कम टेम्परेचर होगा वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट होगा। उसके बाद हमने देखा डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। मतलब हमारी अर्थ जो है वो सूर्य से दूर है, सन से दूर है। तो सन की जो हीट हमारे अर्थ पर आती है तो उस हीट को वो इक्वली नहीं आती। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर ज़्यादा हीट आती है और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर कम हीट पहुँच पाती है। तो उसी हीट के अकॉर्डिंग हम पूरी अर्थ को 3 हीट जोन में डिवाइड करते हैं। और कौन कौन से हीट जोन है वो? टॉरिड जोन, फ्रीज्ड जोन और टेम्परेट जोन। टॉरिड होते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया होता है, और ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है अर्थ का। मतलब अगर सबसे ज़्यादा गर्मी कहीं पर होती है तो वो कौन से जोन में होती है? टॉरिड जोन में। उसके बाद नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो पार्ट होता है वो होता है फ्रीज्ड जोन। यहाँ पर हीट बहुत कम पहुँच पाती है, और जिसकी वजह से वहाँ पर क्लाइमेट कैसा होता है? वेरी कोल्ड क्लाइमेट होता है हमेशा। उसके बाद जो पार्ट हमारा बच गया, मतलब टॉरिड जोन और फ्रीज्ड जोन के बीच का जो पार्ट होता है, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो चाहे वो साउदर्न हेमिस्फीयर में हो, उसको हम बोलेंगे टेम्परेट जोन। और ये जोन ऐसा होगा जहाँ पर ना तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा और ना ही टेम्परेचर कम होगा। ना यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी और ना यहाँ पर ज़्यादा सर्दी होगी। अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर चेंज हो जाएगा और क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा। ओके। तो ये था हमारे पास 3 जोन, हीट जोन, जो अर्थ से इक्वेटर से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अर्थ को बताते हैं। उसके बाद हमने देखा था हाइट अबव द सी लेवल।
हाइट में हमने देखा था कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो प्लेन, कुछ पार्ट ऐसे हैं, कुछ सिटीज़ ऐसी होती है जो प्लेन एरिया में रहती है और कुछ सिटीज़ ऐसी है जो माउंटेन पे होती है। जो प्लेन एरिया में होती है वहाँ पर तो क्या होता है कि जैसे ही वहाँ पर टेम्परेचर सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर हम हाई माउंटेन की बात करें, अगर माउंटेन पे कोई एरिया है, कोई सिटी है, कोई रीजन है, तो वहाँ पर टेम्परेचर हमेशा कूल रहेगा, क्योंकि हाइट पर टेम्परेचर कूल होता है, वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट वहाँ पर कूल होता है, ठंडी हवा होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था कि हम अगर किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर अगर हम हिल के नीचे हैं, पहाड़ों के नीचे हैं, तो हम वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर फील होगा। लेकिन अगर हम पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, उनकी जो ऊपर वाला बिल्कुल जो अपर पार्ट होता है वहाँ पर जाते हैं, तो हमें वहाँ पर थोड़ा सा कूल लगेगा, क्योंकि जो ऊपर की हाई हाइट होती है, तो हाइट पर हमें कम गर्मी लगती है, वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कूल होता है। ओके, उसके बाद हमने देखा था डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो सी से महासागर से जो एरिया जितनी दूर होगा तो वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलेगा। और जो सी कोस्टल एरिया के आसपास, समुद्रों के आसपास अगर कोई एरिया है तो वहाँ पर टेम्परेचर, वहाँ पर क्लाइमेट मॉडरेट मिलेगा, मतलब ना वहाँ पर समर होगी ना वहाँ पर कोल्ड होगी। ठीक है, तो ना वहाँ पर समर होगी ना विंटर होगी, वहाँ पर क्लाइमेट मॉडरेट रहेगा। और इसके बारे में हमने दो मेन चीज़ों के बारे में देखा था, लैंड ब्रीजेज और सी ब्रीजेज के बारे में। लैंड ब्रीजेज मतलब हमने ये देखा था डे टाइम में क्या होता है कि जब सन हीट अर्थ पर आती है, ठीक है, जब गर्मी बनती है अर्थ पर, तो उसमें हमारे पास दो कंडीशन क्रिएट होती है। एक कंडीशन में तो क्या होता है, हमने दो कंडीशन हमारे पास क्रिएट होती है। एक कंडीशन लैंड की होती है और दूसरी कंडीशन होती है वाटर की। क्योंकि हम सी एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कोस्टल एरिया की, समुद्री एरिया की बात कर रहे हैं, जहाँ पर समुद्र के किनारे होते हैं, वहाँ पर आसपास जो सिटीज़ है, एरिया है, उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरी ऐसी जगह है जो समुद्र से बहुत दूर है। ओके, कोस्टल एरिया से बहुत दूर है, लैंड एरिया है। ठीक है, तो हमने डे टाइम में देखा था, डे टाइम में क्या होता है कि जो ज़मीन होती है उसके ऊपर भी सनलाइट आती है और जो पानी होता है उसके ऊपर भी सनलाइट आती है, हीट दोनों जगह बनती है। लेकिन ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है और पानी देर से गर्म होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि ज़मीन पर जो हवा है, ठीक है, यहाँ पर जो एयर है वो गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के बाद ये यहाँ से ऊपर के एटमॉस्फेयर में फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि ज़मीन, डे टाइम की बात करिए, दिन की, दिन में क्या होता है कि जो ज़मीन होती है वहाँ पर वो जल्दी गर्म हो जाती है, और गर्म होने की वजह से वहाँ पर जो हवा है वो गर्म हो जाती है और वो एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ मूव करने लग जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर मतलब यहाँ की जो हवा थी वो तो चली गई ऊपर, अब यहाँ पे हवा कहाँ से आएगी, तो एक होता है इधर जो हमारा वाटर वाला पार्ट है, जो समुद्र वाला पार्ट है, ये जो है पानी जल्दी से गर्म नहीं होता है। ठीक है, ये जल्दी गर्म नहीं होता, तो यहाँ पर जो हवा है वो थोड़ी सी हैवी होती है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तो क्या होगा कि ये हवा इस साइड, मतलब ये ठंडी हवा होगी, कूलिंग होगी इनमें, क्योंकि पानी के ऊपर से आ रही है और पानी के ऊपर से आएगी तो इनमें थोड़ी सी कूलिंग पावर होगी, इनका टेम्परेचर जो होगा वो थोड़ा सा लो होगा, तो ये इस साइड आएगी लैंड एरिया की तरफ। ओके, जैसे ही ये हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर हमने इससे पहले वाले पार्ट में कि हाइट की अगर तरफ अगर हम जाते हैं तो टेम्परेचर धीरे धीरे कैसा हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लग जाता है। मतलब जो ये हवा गर्म हो चुकी थी, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगी ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ये ठंडी होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ठंडी होगी तो फिर ये इस साइड मूव करना स्टार्ट कर देगी। ओके, तो ये जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। लैंड गर्म हो चुकी है, वाटर ठंडा है, ठीक है, उसकी वजह से जो एयर थी वो लैंड की तरफ फ्लो करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो इसको तो हम बोलते हैं सी ब्रीज। ओके, मतलब जो कूल एयर सीज से और लैंड एरिया की तरफ आती है उसको तो हम बोलते हैं सी ब्रीज।
और बिल्कुल सेम एज इट इज इसका रिवर्स हम कर दें, हमने दो कंडीशन ली थी फर्स्ट और सेकंड, लेकिन हमने डे टाइम लिया था, अभी हम लेते हैं नाइट में। रात की बात अगर करें, नाइट में क्या होता है, इधर वही जमीन है और इस साइड पानी है। अब क्या हुआ कि जैसे ही मतलब काफ़ी टाइम तक ऐसा होता है कि पानी जो है वो थोड़ा गर्म हो जाता है, ठीक है। जब काफ़ी टाइम तक हीट जाती है पानी के ऊपर तो वो भी गर्म हो जाता है। फिर उसकी वजह से क्या होता है, अब बात आती है कि जो सनसेट हो चुका है, अब रात हो चुकी है, तो रात में क्या होगा कि टेम्परेचर धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जो हीट थी वो तो आ नहीं रही, और हीट ना आने की वजह से टेम्परेचर लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले तो हमने कंडीशन देखी थी कि जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म होती है और पानी है वो जल्दी गर्म नहीं होता। तो बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसे ही जो ज़मीन गर्म हुई है वो जल्दी ठंडी होगी, जितनी जल्दी वो गर्म हुई है उतनी जल्दी वो ठंडा होना भी स्टार्ट होगी, और पानी जितनी देर से गर्म होता है उतनी देर से वो ठंडा होगा। ओके, तो यहाँ पर अब नाइट की हम बात करें, रात की बात करें, तो रात में क्या होगा कि ज़मीन ठंडी होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और पानी क्योंकि वो तो अभी भी गर्म है और उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। अब यहाँ पर वही सेम सिचुएशन क्रिएट होगी कि यहाँ पर जो एयर है वो, क्योंकि पानी गर्म है, पानी गर्म है तो पानी के ऊपर जो एयर है वो भी गर्म हो जाएगी, और गर्म होने की वजह से वो ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ फ्लो करेगी। उसके बाद यहाँ पर जो जगह खाली बचेगी तो लैंड एरिया से हवा इसकी तरफ आएगी इस साइड, और यहाँ पर क्या करेगी कि मतलब सुबह तक ऐसा हो जाएगा कि ये जो गर्म हवा थी वो तो ऊपर जा चुकी है, यहाँ पर ठंडी हवा आ चुकी है और पानी ठंडा हो चुका है। ओके, ज़मीन भी ठंडी है, पानी भी ठंडा है। अब ये हो जाएगी नाइट की, पूरी रात ये प्रोसेस चलती है, और फिर उसके बाद फिर वही दोबारा से डे टाइम में फिर हीट आएगी, हीट आने की वजह से ज़मीन जल्दी गर्म होगी और पानी देर से, तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो जब हवाएं जो कूल एयर होती है वो लैंड एरिया से और सी एरिया की तरफ चलती है तो उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। ओके, तो ये दो पार्ट हमने किए थे, सी ब्रीज के बारे में और लैंड ब्रीजेस के बारे में। उसके बाद हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डायरेक्शन ऑफ विंड्स के बारे में। द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम हॉट रीजन ब्रिंग हाई टेम्परेचर, व्हील दोज ब्लो फ्रॉम कोल्ड रीजन ब्रिंग लो टेम्परेचर। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है कि आपको दो बातें अच्छे से याद रखनी है कि जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पर हॉट रीजन बनेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होना मतलब गर्मी होना, और गर्मी को हम बोलते हैं हॉट। कोल्ड रीजन कहाँ पर बनेगा, जहाँ पर लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर मतलब कम टेम्परेचर, कम टेम्परेचर मतलब वहाँ पर होगी ठंड, और ठंड को हम बोलते हैं कोल्ड। ओके, तो जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पर हॉट रीजन होगा, और जहाँ पर लो टेम्परेचर होगा वहाँ पर कोल्ड रीजन होगा। तो यहाँ पर हमें देखना है विंड्स की डायरेक्शन, जो हवाएं होंगी, विंड्स को बोलते हैं हवाएं, जो हवाएं होंगी वो कैसे ब्लो करती है, वो कैसे बहती है। तो यहाँ पर जो सबसे मेन बात मानी जाती है वो ये है कि जो विंड्स होती है उनकी डायरेक्शन हमेशा कोल्ड रीजन से और हॉट रीजन की तरफ होती है। ठीक है, एक तो वो एरिया होता है जहाँ पर हॉट कोल्ड रीजन होता है, एक एरिया होता है जहाँ पर हॉट क्लाइमेट होता है। तो विंड्स जो होती है वो मोस्टली मूव करती है, फ्लो करती है कोल्ड रीजन से और हॉट रीजन की तरफ। जैसे हमने देखा था ना सी ब्रीज में और लैंड ब्रीज में क्या हुआ था, उसमें कि हमने दो पार्ट लिए थे। जो ज़मीन थी वो गर्म हो गई, गर्म होने की वजह से यहाँ पर हॉट क्लाइमेट, हॉट रीजन बना, हॉट रीजन की वजह से जो विंड्स थी वो ऊपर की तरफ गई। अब ये तो हो गया, लेकिन जो सेकंड पार्ट हमने देखा वो क्या था कि यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर कैसा रीजन बना हुआ है, कोल्ड, पानी जो है वो ठंडा है, तो ठंडे से और विंड्स किसकी तरफ आ रही है, हॉट की तरफ आ रही है। ठीक है, तो मोस्टली केसेस में हमेशा ये माना जाएगा कि जो विंड्स होगी वो हमेशा कोल्ड रीजन से, कूल रीजन से, लो टेम्परेचर से और किस साइड चलेगी, हाई टेम्परेचर की तरफ चलेगी। द winds पासिंग ओवर वाटर बॉडीज आर फुल ऑफ मॉइस्चर एंड प्रोवाइड रेन। अब देखो हमने दो बातें देखी थी, 1 और 2, लैंड और सी या वाटर। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ज़मीन गर्म हुई, यहाँ की हवा ऊपर एटमॉस्फेयर में चली गई,
लेकिन यहाँ पर कुछ था नहीं, या तो पानी तो यहाँ पर था ही नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या ये हवा बिल्कुल हल्की हुई, और हल्की थी मतलब इनमें कोई मॉइस्चर नहीं था। लेकिन जो वाटर वाला पार्ट है, अब अगर मान लो कि पानी के ऊपर से हवा चलेगी, ठीक है, तो पानी के ऊपर से हवा चलेगी मतलब जब ये वाटर बॉडी के ऊपर से क्रॉस होके और इस एरिया में आएगी, ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई हवा है, विंड्स है, और ये विंड्स वाटर बॉडीज को क्रॉस करके, ओशियन को क्रॉस करके और इधर ज़मीन की तरफ आएगी, तो क्या होगा कि ये कुछ पार्ट मतलब मॉइस्चर का मतलब होता है नमी, नमी मतलब होता है कि पानी, जो वाटर वेपर्स होते हैं उनको, मतलब ये जो समुद्र होता है, जो महासागर होते हैं, जो ओशियन होते हैं, इनमें जो पानी होता है, इनमें से थोड़ा सा पानी अपने साथ लेके आएगी, और जैसे ही वो इस एरिया में आएगी तो यहाँ पर वो क्या करेगी, रेन करेगी, बारिश करेगी। ओके, तो ये बात याद रखना कि इन विंड्स की वजह से ही क्या होता है, बारिश होती है, और वो भी तभी होगी जब वो किसी वाटर बॉडीज के ऊपर से आएगी। जैसे ये वाली विंड्स जो थी, ये तो बारिश कर ही नहीं सकती क्योंकि इनके पास तो कोई सोर्स ही नहीं है पानी का, लेकिन यहाँ से जो विंड्स आई थी पानी से, वो तो कर सकती है क्योंकि वो पानी के ऊपर से आई है, इसलिए उनमें मॉइस्चर है, तो वो रेन बारिश करेगी। उसके बाद हमारे पास आएगा ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ह्यूमिडिटी और रेनफॉल कैसे कनेक्टेड है? द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं हम? आर्द्रता, ठीक है। ह्यूमिडिटी होती है द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जैसे हमने देखा कि पानी वाटर की तरफ से और लैंड एरिया की तरफ जो विंड्स आ रही थी उनमें क्या था, मॉइस्चर था, वाटर वेपर्स थे। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं कि इसमें कितनी अमाउंट में वाटर वेपर्स है, इनमें कितनी अमाउंट में मॉइस्चर है, कितना पानी है, तो ये इसको, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी द ओशियन इंक्रीज द ह्यूमिडिटी इन द एयर। मतलब एक तो जो विंड है वो ऐसी है कि वो बस एक खाली एरिया से आ रही है, लैंड एरिया से आ रही है, तो उनमें तो पानी आएगा नहीं क्योंकि वो तो सूखे एरिया से आ रही है। लेकिन अगर एक विंड्स पानी के ऊपर से आ रही है, वाटर बॉडीज के, सी ओशियन के ऊपर से आ रही है, तो इनमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिलेगी। The amount of rainfall and its annual distribution has a great effect on the climate condition, ठीक है। और ये बारिश पूरे साल में जो बारिश होगी वो सब हमारे क्लाइमेट कंडीशन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। द डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली अनइवन एंड दस वी नोटिस ग्रेट वेरिएशन इन द क्लाइमेट कंडीशन। और कहीं पर ऐसा होगा कि कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी, और ऐसा भी होगा कि कहीं पर बहुत कम बारिश होगी, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता है हमारी क्लाइमेट कंडीशन में। ओके, तो ये है ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल के बारे में, कि अगर एयर में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होगी, और ज़्यादा रेनफॉल होगी तो वहाँ का क्लाइमेट अलग मिलेगा, ठीक है। जैसे हम अपनी इंडिया को ही मान के चलते हैं, इंडिया में क्या होता है कि अगर हम बात करें कि जैसे जो हमारा साउथ वाला पार्ट होता है, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो विंड्स होती है वो ओशियन के ऊपर से डायरेक्ट यहीं पे आती है। ओके, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या होता है कि यहाँ पर तो आ ही नहीं पाती, ठीक है, ये इस साइड फ्लो कर जाती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती, और बारिश नहीं होने की वजह से क्लाइमेट कंडीशन देखो चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया कि जैसा क्लाइमेट कंडीशन, जैसी वेदर कंडीशन हमारे राजस्थान में है, क्या ऐसी यहाँ पर भी है साउथ एरिया में? चेंज है। तो वो किसकी वजह से है? ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, बारिश की वजह से, और जो बारिश होती है ह्यूमिडिटी उसकी वजह से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ओशियन करंट। ओशियन हैव बोथ द वार्म एंड कोल्ड करंट, ठीक है। ओशियन दोनों ओशियन में दो टाइप के करंट होते हैं, वार्म और कोल्ड। तो ये करंट, यहाँ पर करंट इसका मतलब ये नहीं है कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट, नहीं, ये वो करंट नहीं है, इसमें होता है वार्म और कोल्ड। मतलब एक तो होगा जहाँ पर पानी ठंडा होगा, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी ठंडा होता है, और कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ पर पानी गर्म होगा, तो वो वार्म और कोल्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है। जहाँ पर, और ये सबसे ज़्यादा जो कोस्टल एरिया होते हैं, जो समुद्र के आसपास जो एरिया लगते हैं ना, उनके क्लाइमेट को ये ओशियन करंट सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं।
ओके। जैसे देखो आपको यहाँ पर दिखा रखा है अलग अलग रीजन आपकी बुक में, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कौन से एरिया में, कौन से कॉन्टिनेंट में, कौन सी कंट्री में, यहाँ पर आपको दे भी रखा है अलग अलग ओशियन के अकॉर्डिंग कि कहाँ पर कैसा क्लाइमेट आपको मिलेगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इस मैप को अच्छे से देखना है और ये पता लगाना है। देखो नीचे आपको अलग से शो भी कर रखा है, ये देखो यहाँ पर हमें शो कर रखा है कि कौन सा कलर किस क्लाइमेट को शो कर रहा है। जैसे फर्स्ट हमारा वेरी हॉट एंड वेट, मतलब इस टाइप का कलर जहाँ जहाँ पर भी इसमें फिलअप कर रखा है मैप में, वो सब ये बता रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट और वेट क्लाइमेट, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सूखा होता है, वहाँ पर बारिश नहीं होती। फिर उसके बाद हॉट एंड वेट, फिर उसके बाद वेरी हॉट एंड ड्राई, उसके बाद कूल एंड ड्राई, वार्म एंड वेट, वेरी कोल्ड और मेडिटेरियन। ठीक है, तो मतलब जो कलर आपको दे रखे हैं इस कलर के अकॉर्डिंग आपको देखना है। और हो सके तो आप एक मैप, वर्ल्ड का मैप लेके ये सभी कॉन्टिनेंट उसमें शो करके, सभी ओशियन उसमें शो करके अपनी नोटबुक में पेस्ट कर सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर किस टाइप का, किस कॉन्टिनेंट में किस टाइप का क्लाइमेट मिलता है। ओके, तो ये है हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डायरेक्शन ऑफ विंड्स, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल और ओशियन करंट के बारे में देखा, और साथ में एक मैप जो हमें यहाँ पर दे रखा है इसमें भी, इसमें अलग अलग कलर्स के अकॉर्डिंग हमें दिखा रखा है कि अलग अलग रीजन में कौन कौन से क्लाइमेट शो कर रखे हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक हमने किया है आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा आपको। 3 पार्ट हमने इसमें इंक्लूड किए आज में, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल और ओशियन करंट के बारे में। तो इससे नेक्स्ट पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप जितना भी काम हमने इसमें कंप्लीट किया है, जो टॉपिक हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।